हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब स्टूडेंट्स, आपको किसी भी प्रकार का पैकेज या फिर कूपन खरीदने जैसी कोई भी बात यहां पर नहीं है। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम देख रहे हैं हमारी कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारी धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं, ये किस प्रकार से रासायनिक जो समीकरण है वो बनाती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। तो चलिए जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट वीडियो है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जिसमें हमने धातुएं और अधातुओं के बारे में जाना था कि आवर्त सारणी में वो कहां पर पाई जाती हैं। साथ में हमने ये जाना था कि उनके भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं, मतलब ये कि किस तरीके से जो है उनका जो क्या होता है भाई, सतह होती है, किस तरीके से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, किस तरीके से सतह होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारे भौतिक गुणधर्म हमने देखे थे, किसके बारे में, उनकी अवस्था के बारे में देखा था। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में। बात समझ में आ गई? अब क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का हम सेकेंड वाला पार्ट करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे धातु और अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब ये जिसके बिना जो केमिस्ट्री है वो हो जाती है अधूरी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, आज कौन सी चीजें हम करने वाले हैं उसको जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं। हम ये सारी चीजें आज करने वाले हैं और अभी तक की जो हमने कहानी है वो कंप्लीट कर ली थी धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। बात समझ में आ गई? तो देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हम करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम देखेंगे कि भाई धातुओं का दहन कैसे होता है। मतलब ये कि क्या धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है वो प्रस्तुत करती हैं या फिर नहीं करती हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनका अम्ल के साथ क्या कनेक्शन है, किस प्रकार की वो अभिक्रियाएं करती हैं, और लवण विलयन के साथ में कैसे वो अभिक्रियाएं करती हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसका नाम था अम्ल, क्षारक और लवण। तो वहां पर भी हमने धातुओं की अभिक्रियाएं देखी थी। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो रिपीट होने वाली है। बात समझ में आ गई? क्योंकि सारे ही चैप्टर, सारे ही टॉपिक्स आपस में बढ़िया तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहां पर क्या होने वाली हैं स्टूडेंट्स, रिपीट होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना है। कहां पर मिलेगा भाई? तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिलेगा। कैसे जाओगे? तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियोज जो है वो मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है चलो, तो आज जो है ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अपनी कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं और हम ये जान लेते हैं कि जो धातुएं हैं, रासायनिक गुणधर्म किन चीजों को कहा जाता है। देखिए, तो रासायनिक गुणधर्म, अभी हम रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक गुणधर्म क्या होगा भी? केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी? तो ये होंगी रासायनिक, ध्यान से देखिएगा, क्या होगी? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होगी स्टूडेंट्स? तो ये होगी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो, ये कैसे होगी भाई? जिसमें क्या होगा कि एक होगा अभिकारक, एक तरफ होगा आपका अभिकारक, और ये अभिकारक जो है ये परिवर्तित होगा किसमें? उत्पाद में। जो अभिकारक है वो किसमें परिवर्तित होगा? उत्पाद में। तो मैं सारी चीजें डिटेल में बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए। तो भाई अभिकारक है और ये क्या बना रहा है? आपका उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि अभिकारक की तरफ होंगी आपकी धातुएं, अलग अलग प्रकार के जो दूसरे अभिकारक हैं उसके साथ वो रिएक्शन करेगी और उत्पाद में जो मिलेगा उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो कैसे हो सकती है भाई? तो अब रासायनिक गुणधर्म जब भी आप पढ़ें तो आप कैसे करते हैं? रासायनिक गुणधर्म को हम ऐसे समझते हैं कि जो भी आपका अभिकारक है वो किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है? जल के साथ, वायु के साथ, अम्ल के साथ, क्षार के साथ और आपस में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो वहां पर आपको मुख्य रूप से यह देखना है, किसी भी रसायन का रासायनिक अभिक्रिया में, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया,
रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारी धातु और अधातु होगी वो इनके साथ करने वाली है अभिक्रियाएं। ध्यान से देखिएगा, तो क्या करने वाली हैं भाई? धातुएं करने वाली हैं। पहले धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। धातुओं की किन के साथ अभिक्रिया? तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को हम O2 लिख सकते हैं या फिर ऑक्सीजन ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो धातुओं की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होगी? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। अच्छा, दूसरी किसके साथ? तो भाई अम्ल के साथ। ऑक्सीजन के साथ हो गई, अब किसके साथ करेगा? अम्ल के साथ करेगा। कुछ ऐसे ही किसके साथ करेगा? जल के साथ करेगा। जल हो गया, अब किसके साथ करेगा? अम्ल ले लिया तो क्षार भी तो लेना जरूरी है, पक्का। चलो, तो अम्ल के साथ हो गया, जल के साथ हो गया, क्षार के साथ, और किसके साथ भाई? तो लवण के साथ। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आई? क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीजों को हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था उन्हीं चीजों को हमने क्या कर दिया भाई? रिपीट कर दिया। पर इस बार जो है वो इस यहां पर जो सेंट्रल आइडिया है वो है आपकी धातुएं। पिछले चैप्टर में क्या था कि हम सेम रिएक्शंस पढ़ा करते थे, किसके रिस्पेक्ट में, किसके टर्म्स में, किसके संदर्भ में? तो अम्ल के संदर्भ में, क्षार के संदर्भ में और लवण के संदर्भ में। बात समझ में आ रही है? पर इस बार हम वही चीजें करेंगे, किसके संदर्भ में? तो धातुओं के संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि एक ही प्रकार के रिएक्शन को हम 3 चैप्टर्स में पढ़ते हैं। कौन से? तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसको हमने कहा था हमारा अध्याय क्रमांक 1, अम्ल, क्षारक एवं लवण अध्याय 2, और धातुएं एवं अधातुएं अध्याय 3। तो सेम रिएक्शन को हम 3 बार पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन करेंगे और कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या करना है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जो हैं उसमें धातुएं जो होंगी वो इन सब के साथ क्या करने वाली हैं? अभिक्रियाएं करने वाली है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीजन के साथ, अम्ल के साथ, जल के साथ, क्षार के साथ और लवण के साथ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं 1 बाय 1 आगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? एकदम आसान सी चीज है, चलो नोट कर लो। कर लिया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं यहां पर। देखो, इसको हमने नोट कर लिया। अब एक काम करते हैं, जल्दी से जो है सबके सूत्र लिख लेते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हम यहां पर पहुंचे, उसके बाद हम यहां पर पहुंचे। आप जो है सारी अभिक्रियाओं के मैंने सूत्र पहले से लिखकर रखे हुए हैं यहां पर, आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो। और यही आज हमारी क्लास में, आज हम सिर्फ रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि सर केमिस्ट्री मतलब क्या? बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आज हम पूरा अभिक्रिया खेलने वाले हैं। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो तब तक मैं डिजाइन बना रहा हूं। ये लो, ठीक है, आप नोट कर लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स और इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो वो चीज दिमाग के अंदर भी फिट हो जाएगी, है ना? देखो सॉरी, यदि कोई धातु तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है, तनु, तो आप याद करिए इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था कि भाई जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? तो एक तो तनु अम्ल होता है, जिसमें जल की सांद्रता ज्यादा होती है और अम्ल की जो मात्रा है वो कम होती है। एक होता है आपका सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल ज्यादा होता है और जल जो है आपका वो कम होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी, अच्छा ये फिक्स है कि कौन से अम्ल अभिक्रिया करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, पर ये एक सामान्य सूत्र आप इसे मान सकते हैं कि जब कभी भी कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपको मिलेगा लवण और साथ में क्या मिलेगी? तो भाई हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपको मिलेगा लवण और साथ में क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये पहला फॉर्मूला था, इसको कॉपी में नोट कर लो। भाई दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि धातु ऑक्साइड जो है जब वो जल के साथ, देखो पहले धातु ने किसके साथ किया?
अम्ल के साथ किया। अब धातु ऑक्साइड किसके साथ कर रहा है भाई? जल के साथ कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगी। तो पहले हम सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद सबके हम उदाहरण देखेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे, ताकि जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि ऐसी ही रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं आपके एग्जामिनेशंस में, है ना। चलिए पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरे वाले पर आते हैं। अब कहा गया है कि धातु जब कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, तो देखिए सारी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं, पर बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो कि एस ब्लॉक में पाई जाती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं भाई? अभिक्रिया करती है। तो कहा गया है कि जब कभी भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? तो धातु ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को? धातु ऑक्साइड। कुछ ऐसे ही धातु ऑक्साइड यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? लवण और जल। अब ये धातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, सोडा क्या होता है और नमक क्या होता है, ये सारी ही चीजें इसके पहले वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पर हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, पर यदि आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप वहां जाकर एक बार देख लीजिए, ताकि ये वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? कहानी इंटरेस्टिंग है। देखो, इसके बाद धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार के साथ, पहले किसके साथ किया भाई? अम्ल के साथ किया। अब किसके साथ कर रहा है? क्षार के साथ कर रहा है। तो क्या मिल रहा है आपको? लवण मिल रहा है और क्या मिल रहा है? जल। अच्छा देखिए इसके बाद जो है आपकी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, और क्या मिल रहा है? धातु ऑक्साइड, और साथ में कौन सी चीज मिल रही है? हाइड्रोजन। और धातु ने अम्ल के साथ किया, देखो धातु ऑक्साइड ने अम्ल के साथ किया तो लवण और जल मिल रहा है, रिएक्शन भी करेंगे, पहले सूत्र समझ लेते हैं। पर धातु ने जब अम्ल के साथ किया तो लवण मिल रहा है, अब जल नहीं मिल रहा। अब कौन सी चीज मिल रही है स्टूडेंट्स? तो अब मिल रहा है अपने को H2 यानी कि हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, और वन बाय वन अब हम करने वाले हैं बहुत सारी रिएक्शंस, है ना। चलो नोट कर लो हो गया, चैप्टर समझ लिया, आज के टॉपिक समझ लिए, सारे सूत्र समझ लिए, हो गया। अब बस अपनी कॉपी को ओपन करके रख दीजिए। अब इन सूत्रों के माध्यम से हम बहुत सारे बनाने वाले हैं उदाहरण। क्लियर? तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दहन पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी क्या होता है? दहन होता है। जब भी क्या होता है? इन्हीं चीजों को अभी हमने सूत्र के रूप में देखा था, आप ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को रटे ना, सब चीज जो है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, जिससे आपको बहुत दिनों तक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहे। ऑक्सीजन के साथ, अम्ल के साथ, जल के साथ, क्षार के साथ, लवण के साथ, वही सब तो हुआ। अम्ल के साथ, क्षार के साथ, जल के साथ, तनु अम्ल के साथ। अच्छा, इसमें कुछ धातुएं भी हैं ऑक्सीजन के साथ और धातु ऑक्साइड भी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ यदि अभिक्रिया करती है तो पहले तो हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि किसी चीज ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है और उसमें यदि ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है, मतलब यदि वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसे दहन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑक्सीकरण जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, जैसे आपका जो अभिकारक है वो ईंधन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सीकरण या फिर दहन। बात समझ में आ रही है? तो सभी दहन की जो अभिक्रियाएं हैं वो ऑक्सीकरण है, बट सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दहन नहीं है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। बात समझ में आ गई? मतलब ऐसा ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन के साथ ऐसी अभिक्रिया जिसमें बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकल रही है, ये क्या होगी? आपकी दहन अभिक्रिया होगी। चलिए, तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपना पहला टॉपिक, यानी कि धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन, ध्यान से देखिएगा, धातुओं का वायु में क्या करने वाले हम लोग? दहन करने वाले। तो स्टूडेंट्स दहन ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो दहन क्या होगा? जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बहुत सारी ऊष्मा जो है उसको उत्सर्जित करेंगी, यानी कि एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे दहन। बात समझ में आ गई? जैसे एक अभिक्रिया ले लेते हैं, मान लेते हैं मैग्नीशियम हमारा गायब है, चलो पोटेशियम से शुरू करते हैं। अब मैंने लिखा भाई पोटेशियम, और इसकी अभिक्रिया मैंने किससे कराई? ऑक्सीजन के साथ में कराई। मैंने लिखा पोटेशियम और इसकी अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन के साथ में कराई, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा K2O। मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? K2O। ठीक है, अब ये क्या होगा? तो ये होगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड। सवाल पैदा होता है कि सर आपने इस सूत्र में पोटेशियम 2 लिया है और ऑक्सीजन 1 क्यों लिया है?
पोटेशियम 2 लिया गया है और ऑक्सीजन 1 क्यों लिया गया है? तो इसके पीछे की जो कहानी है वो है अष्टक का नियम, या फिर आपका ऑक्टेट रूल, या फिर आपकी संयोजकता। तो उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं भाई। अब ऑक्सीजन कितना है आपका? देखो 2 और 6 है। पोटेशियम कितना है आपका? तो पोटेशियम है 19। 2 8 8 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, यदि आपको अष्टक का नियम थोड़ा भी पता है तो आपने जाना होगा कि भाई अष्टक के नियम के हिसाब से हर तत्व जो रहेगा, हर परमाणु जो रहेगा, वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा। बड़ी सिंपल सी स्टोरी। अब यहां पर 6 हैं, इसको कितने करने हैं? 2 करने हैं। तो ऑक्सीजन इज लाइक यार मेरे को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। अब पोटेशियम पे आते हैं। पोटेशियम का क्या कहना है? पोटेशियम कहता है कि नहीं नहीं, मेरे अंतिम कक्षा में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब या तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दो या तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इसका यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं तो ये वाली कक्षा खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये कक्षा खत्म हो जाएगी। जब ये कक्षा खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अंतिम कक्षा में कितने आ जाएंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। और पोटेशियम जो है वो क्या 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 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन इज लाइक वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जितने वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही वो आबंध बनाएगा। जितने वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही वो आबंध बनाएगा। तो ऑक्सीजन जो है अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और पोटेशियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम को देना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यदि याद कीजिए तो कक्षा 9 में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब ये कि एक ऑक्सीजन के लिए कितने पोटेशियम की जरूरत होगी आपको? तो 2 पोटेशियम की, क्योंकि भाई 1 पोटेशियम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कितने पोटेशियम चाहिए होंगे? 2 पोटेशियम चाहिए होंगे। तो ये जो कहानी है अब ये दिखेगी ऐसी। अब ये जो कहानी है स्टूडेंट्स ये दिखेगी K2O के रूप में। मतलब ये कि अब ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई? तो ये हो गया आपका उत्पाद। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हो गया उत्पाद। अब सवाल पैदा होता है सर रासायनिक समीकरण तो बन गया। सवाल पैदा होता है सर रासायनिक समीकरण तो बन गया, अब इसको आप बैलेंस करके दिखाइए। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको हमने अध्याय क्रमांक 1 में पढ़ा हुआ है बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर ऐसे 2 कर देते हैं। पर पोटेशियम जो है वो वहां पर कितना हो गया स्टूडेंट्स? वो हो गया वहां पर 4, इसलिए हम आगे कर देते हैं 4K। क्या कर दिया हमने? 4K। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से अभिक्रिया भी देख ली, समीकरण भी बना लिया, संतुलित भी कर लिया, संयोजकता भी देख ली, अष्टक का नियम भी समझ लिया। तो केमिस्ट्री की यही जो है ब्यूटी है। इसका मतलब ये कि जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो तो सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। इसलिए स्टूडेंट्स, कुछ लोग कहते हैं कि सर केमिस्ट्री है ना तो रट लेंगे हम लोग। देखो भैया, यहाँ रटना वटना कुछ नहीं होता है। आप यदि समझ जाएंगे तो हर चैप्टर में आपको मिलेगा फायदा। जैसे कि इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया पढ़ाने वाला हूं जिसको मैंने इसके पहले दोनों ही चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? कौन से दोनों चैप्टर्स? तो हमारा अध्याय क्रमांक 1 जिसका नाम क्या था? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और अध्याय क्रमांक 2 जिसका नाम क्या था भाई? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सब कुछ रिपीट होने वाला है, कुछ भी नया नहीं है, बट सब कुछ हम देखेंगे धातु और अधातु के नजरिए से। कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो दहन समझ लिया आपने, ठीक है। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यदि बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको हम बोलते हैं दहन। और दहन की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। तो धातु को जब आप वायु में दहन करवाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा धातु का ऑक्साइड, है ना। तो इसको थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। तो जो मैं डेफिनेशंस बताता जा रहा हूं वो मेरे बोलने के बाद आप उसको रिज्यूम कर दे, अपने स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लें और पहले अपनी कॉपी में नोट करें। तो मेरी बात सुनते जाए, कॉपी में नोट करते जाएं और बढ़िया से कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाएं। कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है। चलो हो गया। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, दहन के हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया तरीके से दिमाग में हो जाएगा फिट। अब पहली वाली अभिक्रिया देखो,
धातु के साथ ऑक्सीजन मिलाया तो क्या मिला? धातु ऑक्साइड मिला। धातु का दहन, तो धातु के साथ ऑक्सीजन मिलाया तो क्या मिला? धातु ऑक्साइड मिला। बात समझ में आ गई? तो कुछ ऐसे ही धातु ऑक्साइड समझ लेते हैं हम लोग। ये देखो, कहानी समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। तो धातुओं का वायु में जब दहन होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो धातु होगी वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी और हमको मिलेगा धातु ऑक्साइड। जैसे देखो, मैग्नीशियम की हमने अभिक्रिया कराई, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है वो क्या करती है? ज्वाला उत्पन्न करते हुए, प्रकाश उत्पन्न करते हुए उसमें क्या लग जाती है भाई? आग लग जाती है। बात समझ में आ रही है? और वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम की जब आपने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो आपको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। आप ये भी बता सकते हैं कि सर देखिए, आपने पोटेशियम 2 लिए थे इसके पहले, मैग्नीशियम आपने यहां पर 1 ही लिया है। ये जो एक अणु है MgO का, इसमें मैग्नीशियम 1 लिया है। तो सवाल क्या है इसके पीछे भी? ध्यान से देख लो। ये रहा भाई मैग्नीशियम, ये रहा 12, ये रहा मैग्नीशियम और ये इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2, 8 और 2, और ऑक्सीजन क्या हो गया? तो 8 हो गया। तो 2 और 6। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या कहता है कॉमन सेंस? यदि हम अष्टक के नियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं अष्टक पूरा करने के लिए। तो कहानी क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं अष्टक पूरा करने के लिए। मतलब ये कि एक मैग्नीशियम से एक ऑक्सीजन का काम चल जाएगा, इसलिए हमको मिलेगा MgO। इसलिए हमको क्या मिलेगा? MgO। कुछ ऐसे ही कॉपर के साथ में भी हुआ। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो आपको मिला 2MgO। क्या मिला? 2MgO, जिसको आप क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसे ही आपको मिला कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो ये क्या हो गया? आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया। कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। सवाल पैदा होता है कि सर एल्यूमिनियम के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 3, ऐसा क्यों? ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो 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 भाई, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन है आपका, वो वहां पर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ऑक्सीजन 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 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल्यूमिनियम जो है उसका क्या होता है भाई? तो 13 होता है। कैसे 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 लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 2, 8 और 3। अब फिर वही बात आ गई, यदि एल्यूमिनियम को अपना अष्टक पूरा करना है तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दान करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा? एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। दोनों को लिख लो, खेल खत्म हो गया। और एल्यूमिनियम की कितनी हो गई? 3 हो गई। ये लो ये लो ये लो ये लो, कहानी आपके सामने है। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Al2। जितने आबंध ऑक्सीजन को चाहिए बनाने के लिए उतने आप एल्यूमिनियम के आगे लिख दीजिए, जितने एल्यूमिनियम को चाहिए उतने ऑक्सीजन के आगे लिख दीजिए। कहानी बड़ी सिंपल है। और ये हो गया आपका O3। इसीलिए जब एल्यूमिनियम मिलता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि है आपका Al2O3। बात समझ में आ गई? तो धातुएं जो होती हैं जब वो वायु में उनका दहन होता है तो हमें कौन सी चीज मिलती है? धातु और ऑक्सीजन मिलकर बनाती है धातु 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 ऑक्साइड। ना 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 ना, क्या कहते हो? कहानी बड़ी सिंपल है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो क्या करने का? आपके नीचे दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स, वहां पर आप अपना डाउट पुट कर सकते हैं। आपके सभी जो डाउट्स रहेंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे और उस पर एक नया कंटेंट जो है वो क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके ये बात तो समझ में आ गई कि जो धातुएं वायु की उपस्थिति में दहन अभिक्रिया दर्शाती हैं उसका मतलब होता है कि धायु नहीं, वायु और धातु को मिला दिया मैंने, गड़बड़ हो गई। ऐसा हो जाता है कई बार केमिस्ट्री में, इट्स ओके। धातु और ऑक्सीजन को जब आपने मिलाया तो आपको कौन सी चीज मिली भाई? धातु ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो देखो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपका कॉपर ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमारे पास अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड है। ठीक, चलो अब
एक काम करते हैं, अब धातु पढ़ लिया, ऑक्सीजन से मिला दिया, धातु ऑक्साइड मिल गया। अब एक काम करते हैं, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं, है ना। क्यों समझ लेते हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हैं उसमें हम धातु ले रहे हैं, बहुत सारी अभिक्रियाओं में हम धातु ले रहे हैं, पर बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं भी हैं जिसमें हम ले रहे हैं धातु का ऑक्साइड। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं स्टूडेंट जिसमें हम क्या ले रहे हैं, धातु का ऑक्साइड ले रहे हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने धातु को समझा वैसे हमें धातु के ऑक्साइड को भी समझना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है तो ध्यान से देखिएगा। तो धातु समझ लिया, धातु के ऑक्साइड समझ लिए, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि धातु ऑक्साइड की भी कोई कहानी है क्या। बिल्कुल है, ठीक है। तो अब ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, अच्छा इसमें अधातु वाले भी हैं, इसको भी समझाएंगे, बट पहले जो है हम ये वाला भाग करेंगे, है ना। देखो परेशान नहीं होना, पहले जो है हम करेंगे ये वाला भाग, पहले जो है हम करेंगे एक मिनट रुको, पहले हम करेंगे ये वाला भाग, उधर वाला भाग। बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखिए, धातु ऑक्साइड पर टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स, और किसी भी धातु के साथ यदि ऑक्सीजन बना हुआ है दहन अभिक्रिया के बाद तो हम उसको बोलेंगे धातु का ऑक्साइड। और ये जो धातु ऑक्साइड होंगे ये कितने प्रकार के होंगे, तो भाई ये 2 प्रकार के होंगे। धातु ऑक्साइड जो है वो कितने प्रकार के होंगे स्टूडेंट्स, तो ये होंगे 2 प्रकार के। एक होंगे उभयधर्मी। कैसे होंगे, तो भाई उभयधर्मी कैसे होंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। एक होंगे आपके उभयधर्मी ऑक्साइड, और एक धातु ऑक्साइड कैसे होंगे भाई, तो ये होंगे क्षारीय। कैसे होंगे, तो ये होंगे क्षारीय। अब जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लिक किया होगा, अच्छा सर जब आप क्षार पढ़ा रहे थे तब आपने बताया था कि क्षार कैसे बनता है, जब हम क्षारीय ऑक्साइड की उभय अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ में तो हमें मिलता है क्षारीय विलयन। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या लिखा हुआ है भाई, Na2 लिखा हुआ है। देखो धातु के जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड अधातु के भी बनाए हैं मैंने, धातु के भी बनाए हैं। धातु के जो ऑक्साइड है वो 2 प्रकार के होते हैं, उभयधर्मी होते हैं और कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, क्षारीय होते हैं। अब क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं वो समझने के लिए एक अभिक्रिया करते हैं। ध्यान से देखो, एक अभिक्रिया करते हैं। भाई मैंने लिया यहां पर Na2O, अब इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने किसके साथ में, जल के साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात बताइए कि इस तरफ सोडियम कितने हैं आपके, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अभिकारक की तरफ देख लिया है हमने, अब हम चलते हैं उत्पाद की तरफ। अब मैं लिख रहा हूं 2NaOH। अब देखो यहां से जो है खेल शुरू होता है, यहां से जो है रसायन विज्ञान का खेल शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, देखो अब आपने क्या किया, आपने धातु का ऑक्साइड लिया, उसको आपने जल के साथ मिला दिया और आपको क्या मिला भाई, 2NaOH मिला। बात समझ में आ रही है। अब आपको जो चीज मिली क्या वो क्षार है, आपको जो चीज मिली क्या वो क्षार है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु के जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। बात समझ में आ गई, तो इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, चलो नोट कर लो। कर लिया नोट, बिल्कुल कर लिया नोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने जो है 15, 20, 30 मिनट पढ़ लिया है, आप एक बार फिर से पीछे जाइए, पुराना रिवाइज कीजिए जो भी आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, और उसके बाद हम इसका इजी वाला पोर्शन जो है खत्म करने वाले हैं, है ना। देखिए जो मुश्किल पोर्शन था इस पूरे चैप्टर का वो खत्म हो चुका है, इस टॉपिक का, चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का। अब जो है कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट है, बहुत सारी अच्छी बातें आपकी कॉपीज में लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, इसके बाद हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो क्या हुआ, धातु ऑक्साइड जो थे, क्षारीय ऑक्साइड जो थे, क्षारीय ऑक्साइड की आपने यदि अभिक्रिया किससे कराई भाई, जल से कराई, तो क्या मिला आपको, क्षार मिला। अब यदि क्षार मिला तो अम्ल को ऑब्जेक्शन हो गया कि भैया मैं कैसे बनूंगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा बड़ा सिंपल है कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, आपके जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, जब ये जल के साथ मिलते हैं तो मिलता है अम्ल।
तो क्या मिलता है? अम्ल। प्रबल भी मिल सकता है, दुर्बल भी मिल सकता है, पर क्या मिलता है? अम्ल। कैसे मिलता है? तो ये रही कहानी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। किधर बनाएंगे? यहां बनाते हैं, ठीक है। चलो ये लो। सबसे पहले क्या कहते हो, ये वाली जगह को हम इसके लिए संरक्षित कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से होगा खेल शुरू। अब भैया हमारे पास एक अधातु ऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन अधातु हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है तो अधातु ऑक्साइड। कैल्शियम आपका भाई धातु था, ऑक्सीजन के साथ मिला तो धातु ऑक्साइड। अब अधातु ऑक्साइड को यदि मैंने मिलाया किसके साथ में? जल के साथ में, ठीक है। तो अधातु ऑक्साइड को यदि मैंने जल के साथ में मिलाया तो मुझे क्या मिलेगा? तो यार ये मेरे को बैलेंस दिख नहीं रहा है अभी, तो हमें मिलेगा HNO3। हमें कौन सी चीज मिलेगी? HNO3 मिलेगा स्टूडेंट्स, पर ये बैलेंस नहीं है। इसकी बैलेंस अभिक्रिया जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ इसी तरीके से एक अभिक्रिया और कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब जैसे मैंने H2O के साथ में किसे मिलाया भाई? CO2 को मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, जो कि एक प्रकार की अधातु ऑक्साइड है, तो हमें क्या मिलेगा? H2CO3। तो हमें कार्बोनिक क्या मिल गया? कार्बोनिक अम्ल मिल गया। उसी तरीके से हमें नीचे कौन सी चीज मिली थी? तो नाइट्रिक अम्ल मिल गया था। कुछ इसी तरीके से आप SO3 के साथ कराओगे तो H2SO4 मिल जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा। इसलिए अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? अम्लीय होते हैं। पर आपके जो धातु ऑक्साइड्स हैं उनमें से अधिकतर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिखने का कि जो धातु ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? क्षारीय। अधातु ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं? अम्लीय। बात समझ में आई? पक्का पक्का। चलिए, तो इधर वाला जो भाग है वो फिलहाल में हमने पढ़ लिया है, बट ये धातु ऑक्साइड का भाग नहीं है, ये अधातु ऑक्साइड का भाग है। इसको भी अपने तरीके से बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वाले पार्ट को मैं यहां से मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलो नोट कर लो। कर लिया? चलो इसको हटा देते हैं यहां से अब, है ना। चलो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है धातु ऑक्साइड, ठीक है। चलो ये हटा दिया यहां से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। धातु ऑक्साइड सीख लिया, क्षारीय होते हैं ये समझ लिया। क्षारीय क्यों होते हैं? तो जल में मिलाया तो क्षार मिल गया, ठीक है, ये भी समझ लिया। चलो अब कहा जा रहा है कि भाई उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। अब स्टूडेंट्स, ये उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं उभयधर्मी। तो इस शब्द को भी हम समझ लेते हैं, उभयधर्मी, है ना। तो ये ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा शब्द है, कई जगह पर आता है ये, ठीक है। जो अम्लीय धन क्षारीय, धन नहीं, अम्लीय और क्षारीय, क्षारीय क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुझे बस ये पता है कि मुझे आप लोगों के अंदर नॉलेज फिट करना है, आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया से करवानी है, इसलिए जो है मैं हर एक कॉन्सेप्ट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, ठीक है, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में रख दें। आपको यदि बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है किसी भी टॉपिक में तो आप उसे मेल कर दें, वैसे कमेंट बॉक्स में आप पुट कर देंगे तो वहां से काम चल जाएगा, हम उस पर कंटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है? पर आपकी परीक्षाओं की तैयारियों में कोई भी परेशानी या कमी जो है स्टूडेंट्स वो नहीं रहनी चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो, तो लिखा हुआ है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की क्या दर्शाते हैं भाई? गुणधर्म दर्शाते हैं। गुणधर्म, गुणधर्म, गुणधर्म। तो जो दोनों प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं वो क्या होंगे हमारे? तो वो होंगे स्टूडेंट्स हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, देखिए एस ब्लॉक वाले जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, एस ब्लॉक के अधिकतर जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, पर जब आप डी ब्लॉक में आते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो क्षारीय भी होती हैं और कैसी होती हैं? उभयधर्मी होती हैं। जिस तरीके से एल्यूमिनियम आपका पी ब्लॉक की एक धातु है, तो एल्यूमिनियम कैसा है स्टूडेंट्स? तो एल्यूमिनियम कैसा है आपका? एल्यूमिनियम है आपका उभयधर्मी। अब क्यों है उभयधर्मी वो देख लेते हैं। देखो, अब एल्यूमिनियम जो है वो अम्ल के साथ क्या कर रहा है? अभिक्रिया।
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, तो लवण दे रहा है, और साथ में क्या दे रहा है भाई, जल दे रहा है। लवण क्या होता है तो मैंने आपको बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं कहां पर, इसके पहले वाले चैप्टर में, जहां पर हमने अम्ल क्षारक लवण को बनाना सीखा था, देखकर बताना सीखा था, और कहीं लिखा हुआ है तो उसका सूत्र बनाना भी सीखा था। बात समझ में आ गई? चलो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, HCl के साथ में, तो हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिला भाई, जल, जिसके बिना जीवन जो है वो अधूरा है। बात समझ में आ रही है? अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने किसके साथ कराई, क्षार के साथ कराई, फिर से हमें लवण मिला, और फिर से हमें क्या मिला भाई, जल मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। तो ऐसी चीज जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति दर्शाए, और अम्ल और क्षार दोनों के साथ में ऐसा ऑक्साइड यदि रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उभयधर्मी ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में अभी तक हमने कौन सी चीजें देखी हैं, उसको हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। एक तो हमने क्या देखा कि ऑक्साइड क्या होते हैं, एक तो हमने ये देखा कि भाई ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, तो एस ब्लॉक के जो आपके तत्व हैं, धातु है, उसकी जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है। डी ब्लॉक के जो होते हैं उसकी क्षारीय और उभयधर्मी दोनों होती है। और एल्यूमिनियम जो है वो कैसा है ऑक्साइड भाई, उभयधर्मी है, मतलब वो अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। कहानी समझ में आ गई? कुछ ऐसा ही जो है वो जिंक के साथ में भी है। जिंक ऑक्साइड जो है वो भी एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट्स, तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। चलो, तो ऑक्साइड हमने पूरा देख लिया, उभयधर्मी ऑक्साइड हमने पूरा देख लिया। अब एक चीज और आपको बताते हैं कि आपकी जो किताब है उसमें ऑक्साइड को एक अलग तरीके से लिखा जाता है, उसको समझ लेते हैं, है ना। पहले इसको नोट कर लो, क्या कहते हो, बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आपकी किताब में एक ऐसी चीज लिखी होती है जो आपको थोड़ी सी ऊपर से कभी कभी चली जाती है, याद करो। क्या स्टूडेंट्स आपने कभी ऑक्साइड को इस तरीके से लिखा हुआ देखा है? धातु ऑक्साइड जो होते हैं, कौन से ऑक्साइड, तो भाई धातु ऑक्साइड। तो क्या आपने कभी धातु ऑक्साइड को इस तरीके से लिखा हुआ देखा है? यदि आपने धातु ऑक्साइड को इस तरीके से लिखा हुआ देखा है तो इसका मतलब क्या है वो बताते हैं। देखो, ये रोमन जो चिन्ह में लिखा होता है, रोमन संख्या में जो लिखा होता है, जैसे 2 लिखा है, 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ये भी समझा देते हैं आप लोगों को, एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जब एग्जाम देने बैठो तो सब कुछ ऐसा फील होना चाहिए, सब कुछ पढ़कर आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा कर आए हैं, अब एग्जाम में आएगा मजा। बात समझ में आ गई? चलो, तो भाई क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। अब सवाल पैदा होता है, सर ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कहानी क्या है ऑक्सीकरण संख्या की। देखिए, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, कक्षा 10 में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं या तत्व होते हैं वो एक दूसरे के संदर्भ में विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब स्टूडेंट्स जब मैं लिखता हूं NaCl, तो NaCl ऐसा थोड़ी बना होगा। NaCl कैसे होगा, तो सोडियम है, तो सोडियम कैसा 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 कैसा, तो सोडियम 11 था, तो 2 8 और 1 हो गया। जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन क्या होगा, तो क्लोरीन होगा आपका 17, तो ये हो जाएगा 2 8 और 7। बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताओ, अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 8 हो गए। अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 हो गए। कहानी समझ में आई? तो क्या हुआ, ये कहानी ऐसी है, ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा। ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा। कहानी बड़ी सिंपल है, ये आपका Na+ है और ये आपका Cl- है। जो आपका Na+ है वो क्या है भाई, तो वो आपका कैट आयन है, धनायन है, तो वो छोटा होगा, ऋणायन जो है वो बड़ा होगा। और इन दोनों के बीच में जो है स्टूडेंट्स एक आबंध बना हुआ है। तो ऐसा होता है NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसका स्ट्रक्चर। अब यदि उसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा,
तो ये बताओ कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कितने आबंध बने? एक आबंध बना। क्यों बना? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। तो यहां पर प्लस हो गया और यहां पर कितना हो गया? माइनस हो गया। तो ये बेसिकली प्लस धन 1 हो गया और ये माइनस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, एक आबंध बनाया था तो एक लिख दिया, अब सोडियम पॉजिटिव है तो प्लस लगा दिया, क्लोरीन नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया, तो यही हो गई आपकी ऑक्सीकरण संख्या। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आप कह रहे हो कॉपर 2 ऑक्साइड, अब आपने कहा कॉपर 2 ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉपर को किससे कंपेयर कर रहे हो? बताओ। ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहे हो। कहानी समझ में आ रही है? तो जैसे आपने ये समझ लिया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऐसे हम क्या करते हैं, 2-3 चीजों की ऑक्सीकरण संख्या समझ लेते हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखो कैसे समझेंगे। आप सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखें कि ऑक्सीजन जो रहता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई? तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन जन जन, इसकी -2 होती है। ठीक है, अब मैं ना कुछ एक सूत्र लिख रहा हूं और आप ऑटोमेटिकली मुझे बता देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, है ना? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो, अब मैंने लिखा CuO, इसकी हम इधर निकालेंगे। मैंने लिखा है स्टूडेंट्स Al2O3, इसकी हम यहाँ निकालेंगे। फिर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स Na2O, इसकी हम यहाँ निकालेंगे। फिर लिखा मैंने स्टूडेंट्स MgO, तो इसकी हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है और कॉपर की आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है? देखो, आप कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको कितना मान ले? X मान ले, प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई? तो 1 है। 1 की कितनी होगी? तो -2 होगी। बराबर कितना लिखना है आपको? 0 लिखना है। कोई भी जो आपका अणु है, कोई भी आपका जो यौगिक है, उसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। जैसा कि हमने यहां देखा था, सोडियम की +1, क्लोरीन की -1, दोनों को मिलाया तो क्या बना? उदासीन आपका जो है अणु बन गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या पूरे अणु की कितनी होगी, यौगिक कितनी होगी? तो 0 होगी। कहानी समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलो, तो कॉपर की कितनी ले ली? X ले ली। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब X बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स? तो X बराबर यदि आप देखेंगे, देखो इसको एक और बार कर लेते हैं, X - 2 = 0, तो ये आ गया आपका X बराबर +2। तो कॉपर की कितनी हो गई? -2 हो गई। तो कैसे 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 लिखोगे? तो आप लिखोगे इसको कॉपर 2 ऑक्साइड। तो आप कैसे लिखोगे? कॉपर 2 ऑक्साइड, यही तो लिखोगे। कहानी समझ में आई? बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉपर 2 ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम की बात है तो भैया 2 है एल्यूमिनियम और 3 है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। तो क्या 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 मिला? तो 2x - 6 = 0 मिला। और यदि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो हमें मिला 2x बराबर 6, या x बराबर कितना मिला? 6/2, कितना हो गया? 3। क्या कहते हो? तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई एल्यूमिनियम के लिए? तो -3 हो गई। तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम 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 1 2 3 ऑक्साइड। क्या कुछ कहानी समझ में आई आपके? पक्का जी? तो ये हो गई आपके एल्यूमिनियम 3 ऑक्साइड। तो जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम ऐसा जब दर्शाते हैं, शाब्दिक तरीके से जब हम उसको लिखते हैं, तो हम यहां पर डाल देते हैं उसको रोमन। क्लियर? कुछ इसी तरीके से Na2 की क्या होगी? निकाल लेना आप, तो आपको मिल जाएगा सोडियम 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 सोडियम, और कितनी होगी? तो सोडियम की 1 होगी और ये यहां पर आ जाएगा ऑक्साइड। कुछ इसी तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के आगे कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा ऑक्साइड। तो मेरे किसी भी स्टूडेंट को आज के बाद इस तरीके से कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए ऑक्सीकरण संख्या देखने में, और यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको समझने में। बात समझ में आ गई? एक इंटरेस्टिंग बात, सेम चीज आप अपने 11th 12th के जो बड़े भैया दीदी हैं, सीनियर से, उनसे पूछिएगा और जानिएगा। जो विज्ञान संकाय वाले हैं, ऐसा नहीं कि कॉमर्स वालों से, आर्ट वालों से पूछ रहे हैं, राइट? साइंस वालों से पूछिएगा और फिर बताइएगा कि क्या उनको ये कॉन्सेप्ट आता है या फिर नहीं आता है। क्लियर? चलो, इसको देख लिया आप लोगों ने। तो इस तरीके से हमने ऑक्साइड पूरा समझ लिया।
ऑक्साइड की जो अभिक्रियाएं हैं वो भी हमने पूरी समझ ली। कुछ और बाकी है कि हमारे पास? कुछ नहीं है बाकी, हम पीछे चलते हैं। तो इसको नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। कहानी समझ में आ रही है? सब कुछ आपके दिमाग के अंदर मैं करने वाला हूं फिट। और ये तो अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि भैया कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, और किस तरीके से जो ऑक्साइड है वो बनेगा। बात समझ में आ गई? तो देखो, अच्छा एक और चीज, हर प्रकार का जो आपकी धातु 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 है, हर धातु जो है वो आपकी अलग अलग प्रकार की क्या कर रही है, तो भाई ज्वाला का रंग दे रही है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कक्षा 11वीं में एस ब्लॉक तत्व है, उसमें ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहां पर आप जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ये बहुत काम आने वाली है आपको कक्षा 11वीं में और कक्षा 12वीं में भी, यदि आप विज्ञान संकाय लेते हैं तो। और मुश्किल कुछ नहीं है, और डीप में है, और मजा आता है, बड़े ही मजेदार चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लिया जाए और हम बढ़ रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। चलो, तो आपने नोट कर लिया है, कॉन्सेप्ट अब आपको सारे सीख गए हैं। तो आपने धातु समझ लिया, धातु के ऑक्साइड समझ लिए। अब चलते हैं आगे। अब कह रहे हैं भाई धातुएं जब किस में अभिक्रिया करेगी? जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? सूत्र होगा। कहां होगा? तो यहां पर होगा। घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है स्टूडेंट्स। ये देखो, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। भाई धातुएं किसके साथ अभिक्रिया कर रही हैं? अब जल के साथ, है ना। धातु ऑक्साइड भी जल के साथ अभिक्रिया करती है, और धातुएं भी जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्या मिलता है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं। ये फॉर्मूला फिर से अपनी कॉपी में नोट करें आप। आज जो है रडार में हमने लिया है, टारगेट में हमने लिया है सभी धातुएं और उनके ऑक्साइड, और हम देख रहे हैं सभी की बहुत सारी अभिक्रियाएं। ठीक है, चलो, धातु धन जल बराबर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलो एक धातु लेते हैं, तो ये ले ली धातु सोडियम, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ में। ठीक, तो इसकी रिएक्शन कराई H2O के साथ में, तो क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। अब सोडियम कैसा धातु ऑक्साइड बनाएगा? तो समझने वाली बात है, धातु ऑक्साइड तो एक तरफ लिखते हैं धातु। ठीक है, ध्यान से देखो, सब फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें सिखा रहा हूं। खबरदार यदि किसी ने केमिस्ट्री को रटा तो रटने की जरूरत ही नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। सीधे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, वो चीज दिमाग के अंदर हो जानी है फिट। ठीक है, सोडियम बनाता है एक आबंध। क्यों बनाता है? तो ये रही कहानी, 2 8 1। याद करो, सोडियम यही तो होता है। 11 एक आबंध सोडियम बनाएगा। ऑक्सीजन कितने बनाएगा भाई? तो ऑक्सीजन बनाएगा 2 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 Na2O। तो कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितने आबंध बनाती है, ये भी हमने सीख लिया। कहां से? संयोजकता से। ऑक्सीजन का भी लिखना है, ये लिख दिया बच्चों। तो नया कुछ भी नहीं है, हमने जो कक्षा 9वीं में पढ़ा था वो चीज बड़ी उपयोग होने वाली है। आपको बस आबंधन पता होना चाहिए, थोड़ा सा संयोजकता पता होनी चाहिए थोड़ी सी, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके सामने है ही। राइट, चलो, तो अब बनेगा हमारा सबसे पहले Na2O, और साथ में कौन सी गैस बन रही है भाई? तो H2 बन रही है। ये तो कहानी थी, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो धातु ऑक्साइड मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब सब कुछ मुझे बैलेंस दिख रहा है, बस मुझे सामने लगाना है 2। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया क्या कैसे करती हैं वो भी देख सकते हैं। तो सोडियम ने किया, अब कैल्शियम का देखते हैं। तो कैल्शियम की अभिक्रिया हम देखते हैं किसके साथ में? H2O के साथ में। अब ये क्या बनाएगा? तो भाई कैल्शियम बनाएगा CaO। ये कैसे बनाएगा? तो कैल्शियम बनाएगा CaO। अब मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल गया है कि सर आपने यहाँ 2 सोडियम क्यों लिए और यहाँ पर 1 कैल्शियम क्यों लिया? क्योंकि भैया कैल्शियम जो रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन जो रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन के लिए काफी है। कहानी समझ में आई? 1 कैल्शियम 1 ऑक्सीजन के लिए काफी है। इसका मतलब ये बना। तो देखो ना, ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक धातु
जिसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और यदि वो धातु आपके एस ब्लॉक का तत्व है तो आपको मिलेगा धातु का ऑक्साइड 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 और साथ में आपको कौन सी चीज मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई क्या? देख लो ध्यान से, नोट कर लिया। चलो और कोई रिएक्शन यदि है या यदि उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और खेल जो है उसको थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे। अब पूछा जा रहा है क्या होता है जब धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। फिर वही बात, हमने अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया देखी थी किसमें, अम्ल क्षारक एवं लवण में, हाँ या ना, जहां पर हाइड्रोजन गैस जो थी वो बाहर निकल रही थी। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले देख लो, अम्ल 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 अम्ल। देखो यहां पर भी अम्ल है और धातु के ऑक्साइड को भी पढ़ लेंगे। जब आप धातु के लिए पढ़ रहे हैं तो धातु ऑक्साइड के लिए भी आपको पढ़ना है। और ये देखो यहां पर कुछ हो रहा है, कोई सोने की चीज है जिसको एक विलयन में डाला जा रहा है, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाती है, लवण बनाती है, यानी कि नमक यानी कि सोडा, और साथ में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या कहते हो। तो देखो धातु तनु अम्ल लवण और H2, चलो ये लिया मैंने Zn, इसको मैंने मिलाया HCl के साथ में, क्या मिला स्टूडेंट्स, ZnCl2 और साथ में क्या मिला, H2। फिर वही बात, सर आप जिंक को एक ले रहे हो, क्लोरीन को दो क्यों ले रहे हो, तो कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है स्टूडेंट्स संयोजकता। जिंक को बनाने हैं दो आबंत, उसकी जो संयोजकता है वो है 2, क्लोरीन को बनाने हैं 1, इसलिए एक जिंक जो रहेगा वो 2 क्लोरीन के परमाणुओं को अपने साथ अटकाकर रख सकता है। बात समझ में आई? तो ये थी कहानी। देखो तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, बैलेंस कर देते हैं। ये लो बैलेंस हो गई आपकी बात। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक धातु ऑक्साइड लेते हैं। देखो ना, हमने HCl के साथ करवाया तो हमें ये अभिक्रिया मिल गई। ठीक है, अब देखो और कुछ भी है क्या, तो धातु को तनु अम्ल के साथ यदि कराएंगे तो लवण मिलेगा और H2 मिलेगा। पर याद रहे ये जो तनु अम्ल है ये आपका HCl होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए, HNO3 नहीं होना चाहिए। HNO3 जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण नहीं करता है। इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। क्यों नहीं करता है, तो क्योंकि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसीलिए तनु HNO3 जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत सारी धातु ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया करती हैं, बहुत सारी नहीं करती हैं। ये कहाँ मिलेगा, किताब में, और मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको कहां पर मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि कौन सी धातुएं होती हैं जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और कौन सी धातुएं नहीं करती हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हर एक चीज तो मैं बताने वाला हूं, बट उससे क्या होगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये वन वे हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं, 2-3 चीजें आप बताइए, तो उससे क्या रहेगा कि हम अपना जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, उसको लेकर डिस्कशन करते रहेंगे और नॉलेज जो है वो बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं अभी तो ऐसे नहीं पूछ सकता ना वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम कि बताओ बच्चों कोई डाउट है क्या, नहीं। तो कुछ चीजें मैं बताता हूं, कुछ चीजें आप बताइए, मिलकर करते हैं बढ़िया तरीके से तैयारी। ठीक है, चलो धातु को तनु अम्ल के साथ मिलाया, लवण मिला और क्या मिला भाई, आपका हाइड्रोजन गैस मिली। अब धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ मिलाएंगे, तो एक धातु ऑक्साइड लेते हैं, ये लो ये लो ये लो, और इसको हमने मिलाया HCl के साथ में, तो क्या मिलता है देखते हैं। तो मिलेगा हमें लवण और जल। तो कौन सी चीज मिलेगी भाई, तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा लवण, यानी कि फिर से ZnCl2। अब ये लवण क्या होता है, यदि कोई हेलोजन किसी धातु के साथ लगी हुई है तो ये होगा लवण, यानी कि नमक। कोई भी हेलोजन यदि किसी धातु के साथ है तो ये क्या होगा, लवण होगा स्टूडेंट। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक हेलोजन है। बात समझ में आ गई? चलो, और कभी क्या कहते हैं, जल भी मिलेगा। तो जल मिल रहा है तो जल बना दीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर चिपका दीजिए 2, बैलेंस कर लेते हैं और यहां पर लगा दीजिए 2। तो इस तरीके से जो है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया भी करती है, धातु के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? इसको भी अब बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक घोल दिख रहा होगा और उसमें सोने की एक चीज डाली जा रही है।
तो इसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। तो अब ये एक्वारेजिया की कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब आप 3.1 अनुपात में HCl लेते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं एक्वारेजिया, जो कि प्लेटिनम और प्लेटिनम नहीं, गोल्ड जैसे जो धातु होती है उसको गला देता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वा रेजिया। तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे एक्वारेजिया। कहानी समझ में आ गई? तो एक्वारेजिया क्या है, तो 3 आपका भाग क्या रहेगा, HCl रहेगा, और 1 भाग आपका रहेगा HNO3, तो ये कहलाएगा आपका एक्वारेजिया। तो क्या आपको ये आज की जो क्लास थी इसमें सारी चीजें जो हमने की है बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली जो क्लास होगी, देख लेते हैं कुछ और है क्या, नहीं है, बिल्कुल सही है। अगली जो क्लास होगी उसका वीडियो आपको कहां पर मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। कैसे मिलेगा, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट्स। अब मान लेते हैं केमिस्ट्री पढ़नी है, यहां पर जाओ, क्लिक करो, क्लिक किया, आगे पहुंचे, ये देखो सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, सारे टॉपिक वाइज वीडियोस, 1 शॉर्ट रिवीजन के साथ में MCQ क्वेश्चंस और सारी चीजें किसी भी चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। करना क्या है आपको, आपका जो है ये जो देखो, जिस तरीके से मतदान करने वाले के पास ये जो उंगली होती है ना, ये बड़ी पावरफुल होती है, उसी तरीके से आपकी ये वाली जो फिंगर है ना, ये बड़ी पावरफुल है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक करना है वहां पर, और आपकी जो पढ़ाई है बढ़िया तरीके से हो जाएगी शुरू। आपने किया क्लिक, कॉन्सेप्ट बढ़ा आगे, सिलेबस हुआ स्टार्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर प्रकार का वीडियो है आपके, पूरी हर प्रकार की परीक्षाओं की हम करवाते हैं यहाँ पर तैयारी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स कहानी कुछ ऐसी है कि यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में आपको यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं आपसे मिलता हूं इसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, बड़े भैया दीदी लोगों के साथ में और सीनियर्स के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।